आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जाम गोल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं यहाँ की क्वेश्चनों को हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, यहाँ के क्वेश्चनों को हम नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो जेनेटिक्स चैप्टर, अनुवांशिकी चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम उन्हें आसान भाषाओं में अपने पढ़ाई के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या किसको बोलेंगे? तो जेनेटिक्स हम उसे बोलेंगे जो गुण माता पिता से बच्चों में जाता है। कोई भी एक गुण हो जो माता पिता का गुण बच्चों में जो देखने को भी मिलता है, उसे भी हम बोल सकते हैं। तो पहला बात ये हम समझते हैं। पहला बात, जो गुण माता पिता से बच्चों में जाता है, उसे उसे अनुवांशिक गुण बोलते हैं। अनुवांशिक गुण, या इसे हेरिडेटरी कैरेक्टर भी बोलते हैं। देखिएगा फ्रेंड, अनुवांशिक गुण और अनुवांशिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनुवांशिक गुण अलग चीज है और जो इसके बाद बताएंगे अनुवांशिकता, वो अलग चीज होंगी। तो दूसरा हम अनुवांशिकता समझते हैं। जैसा कि पहला हमने बताया माता पिता से जो बच्चों में जाता है, और दूसरा की बात करें जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाता है, चाहे बच्चों में देखने को मिलता है, उसे अनुवांशिकता बोलते हैं। अनुवांशिक गुण और अनुवांशिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर से दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं लिख के। जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाता है, बच्चों में जाता है, उसे अनुवांशिकता बोलते हैं। कहते हैं अनुवांशिकता को इंग्लिश में इसको हेरिडेटरी कैरेक्टर बोलेंगे, इसको हेरिडिटी बोल सकते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुवांशिकता और अनुवांशिक गुण दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये और ये समझने का प्रयास कीजिए। ये अगर समझ गए तो जेनेटिक्स आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, तीसरा बात ये है कि अनुवांशिक गुण और अनुवांशिकता दोनों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ये बात समझिए दोस्तों एक बार फिर से। अनुवांशिक गुण और अनुवांशिकता, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और हेरिडिटरी
इक्वल टू जेनेटिक्स। ये भी समझना जरूरी है। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या बोलेंगे दोस्तों? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। ये बात समझ गए होंगे जहां तक मेरा पढ़ाने का सवाल हुआ दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, आखिर ये गुण माता पिता से बच्चों में ही क्यों आता है? अगर पीढ़ी दर पीढ़ी में बच्चों का गुण बच्चों में जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये भी माता पिता के ही थ्रू जाएगा बच्चों में। और ये जो है माता पिता से तो डायरेक्ट जाएगा ही, लेकिन ये भी माता पिता से ही बच्चों में जाएगा। तो समझते हैं आगे जाएगा किस कारण, क्या कारण है कि ये बच्चों में जाएगा। देखिए दोस्त, माता पिता से जो गुण बच्चों में जाता है, ये गुण हो गया, मान के चलिए ये गुण है बच्चों में जा रहा है, लेकिन किसके कारण जा रहा है? ये जा रहा है जीन के कारण। जीन के कारण। और जीन की अगर बात करें तो जीन किसका भाग है? तो जीन भाग है डीएनए का। डीएनए का भाग है। और ये डीएनए मानव के शरीर या कोई भी सजीव के शरीर के क्रोमोसोम से ही निकलता है डीएनए, और डीएनए से ही निकलता है जीन, और जीन के द्वारा ही माता पिता के गुण बच्चों में जाता है। तो ये बात भी समझना जरूरी है। डीएनए कहाँ रहेगा? क्रोमोसोम। मेन दोस्तों यही है क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम को हम समझ गए तो धीरे धीरे डीएनए को समझ लेंगे, जीन को समझ लेंगे। उसके बाद हम माता पिता से जो गुण बच्चों में जाएगा उसको भी समझ लेंगे। क्रोमोसोम को ही बोलते हैं गुणसूत्र, हिंदी में गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र सजीवों के कोशिका में होती है। सिंपल बात है दोस्त। तो ये जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है, हर एक सजीव के कोशिका में ही रहता है। अगर बात करें कोशिका की, ये हो गया कोशिका, ये हो गया कोशिका। कोशिका में हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में एक जाली के समान संरचना होती है। उस जाली के समान संरचना को, इसी में एक जाली के समान संरचनाएं होंगी, इसी में एक जाली के समान संरचनाएं होंगी, और उसी जाली को हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क। पढ़े होंगे दोस्तों तो आप सभी को समझ में आता भी होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। और यही क्रोमैटिन नेटवर्क, यही क्रोमैटिन नेटवर्क जो है छड़ के समान संरचना का निर्माण करता है। छड़ के समान संरचना का निर्माण कौन करता है? तो क्रोमैटिन नेटवर्क। ये एग्जाम में पूछता भी है। और वही छड़ के समान संरचनाएं को क्या बोलते हैं, ये भी पूछता है। तो वो छड़ के समान संरचना को हम गुणसूत्र बोलते हैं, यानी क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये निर्माण करेगा छड़ के समान संरचना, छड़ के समान संरचना और उसी संरचना को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। समझे? बात कुछ नहीं है। इसी में छड़ के समान संरचना रहती है। इस टाइप के इनके बना देते हैं। ये मान लीजिए ऊपर से जाली है,
और इसी में है छड़ के समान संरचना। इस टाइप की रहता है छड़ के समान संरचना, इस टाइप से बना रहता है। तो सेल, ये हो गया सेल। अब दोस्तों एक बात हुआ कि आखिर ये गुणसूत्र जो है, अगर बात करें तो गुणसूत्र की विशेषता की अगर बात करें तो गुणसूत्र मानव के या पूरे सजीव के शरीर में हमेशा जोड़े के फॉर्म में ही रहते हैं, पेयर बना के ही रहते हैं, हमेशा पेयर बना के रहेंगे। जैसे मानव के शरीर का अगर बात करते हैं, मानव का शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम रहता है या 46 क्रोमोसोम रहते हैं। अगर जोड़ा में बोले तो 23 और ऐसे बोले तो 46। तो अगर जोड़े में ही हम लोग अधिकतर जोड़े में ही पढ़ते हैं। तो अगर जोड़े की बात करें तो ये हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये हो गया क्रोमोसोम, ये हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, समझिएगा। इसको थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ये नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक कंडीशन है, अगर जन्म कोशिकाओं की बात करें, जन्म कोशिकाओं में गुणसूत्र आधा ही रहता है। जन्म कोशिकाओं में गुणसूत्र आधा रहता है। अगर शरीर के पूरा शरीर की बात करें तो उसमें 23 जोड़ा, अगर जनन कोशिकाओं में बात करें तो उसमें 23 ही रहता है। तो जनन कोशिका के कौन सा भाग में 23 रहता है केवल? तो बात करते हैं दोस्तों कौन सा भाग में रहता है। तो स्पर्म और ओवा, ये स्पर्म मेल के में रहता है और ये ओवा फीमेल में, समझिएगा। और पेड़ पौधों में भी रहता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो इनमें 23 और इनमें का 23, ये दोनों मिलके जब बच्चा भ्रूण बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, उनमें 23 यानी 23 जोड़े का निर्माण होते हैं, 23 जोड़े का निर्माण करते हैं। यानी 23 + 23 46 टोटल हुआ। इस तरह से हमारे शरीर में टोटल 23 जोड़े का क्रोमोसोम आ जाता है। और फिर हमारे शरीर से 23 गुणसूत्र स्पर्म के रूप में निकलता है, ओवा से भी 23 निकलता है, और इस तरह फिर से जायगोट का निर्माण करता है जिसमें 23 जोड़े का निर्माण होता है। समझे दोस्त? तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं गुणसूत्र के प्रकारों के बारे में। गुणसूत्र के प्रकार, लेकिन एक बात दोस्त समझिएगा, प्रयास कीजिएगा कि गुणसूत्र हमेशा छड़ के ही समान रहती है संरचना, ये हमेशा छड़ के ही समान रहेंगी। आते हैं हम समझते हैं गुणसूत्र की संरचना और गुणसूत्र की प्रकार। तो गुणसूत्र की प्रकार देखिएगा दोस्त, गुणसूत्र के प्रकार अगर बात करते हैं प्रत्येक गुणसूत्र की, गुणसूत्र हर एक जीव जंतु में, हर एक पेड़ पौधा में अलग अलग होते हैं। गुणसूत्र पेड़ पौधों में बड़ा रहेंगी, बड़े जीव जंतु में बड़ा रहेंगी, छोटे जीव जंतु में छोटा रहेंगी, पेड़ पौधों में बहुत बड़ा रहेंगी जंतु की अपेक्षा। इसको भी समझना, नोट कर सकते हैं कि पेड़ पौधों में गुणसूत्र बड़े बड़े रहेंगे और जीव जंतु में छोटे छोटे रहेंगे। अगर बड़े जीव जंतु हैं तो बड़े रहेंगे, उसके आकार के हिसाब से ही गुणसूत्र के प्रकार होते हैं। लेकिन
प्रत्येक गुणसूत्र की अगर बात करें तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक खास स्थान होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक खास स्थान होता है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, और उसी सेंट्रोमियर के आधार पे ही 4 गुणसूत्र के प्रकार होते हैं। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के आधार पर ही 4 गुणसूत्र के प्रकार होते हैं। तो समझते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में एक खास स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। समझिएगा दोस्तों, ये एक गुणसूत्र हुआ और यहां पे रहता है खास स्थान, और इसी खास स्थान को बोलते हैं सेंट्रोमियर। समझे? और इसी सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, चौथा टेलोसेंट्रिक। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं। अगर आप इसका हिंदी का मतलब जानना चाहते हैं, इसका हिंदी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये इंग्लिश में ही रहता है और आपको ये इंग्लिश के ही फॉर्म में याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों समझते हैं मेटासेंट्रिक। पहला नंबर मेटासेंट्रिक। अगर मेटासेंट्रिक की आकार की बात करें तो सब में ऐसा ही आकृति रहेगा, सेंट्रोमियर ही टाइप का। सेंट्रोमियर 2 भागों में ही बांटेगा, इसकी प्रमुख विशेषता है, और इसी विशेषता के आधार पर ही हम इन चारों को बांटते हैं। तो पहला हम मेटासेंट्रिक देखते हैं। पहला जो है मेटासेंट्रिक को समझते हैं। अगर मेटासेंट्रिक की बात करें इसकी आकार की, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के भी के समान इसकी आकार होगी, और यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर रहेगा। कुछ नहीं है दोस्तों, ये भी के समान होगी, सिंपल याद रखना है, ये भी के समान होगी, और इसका आकार बीच में इसका रहेगा जो सेंट्रोमियर रहेगा। पहला ये सिंपल है दोस्तों, याद करना। लेकिन हाँ, सब में रहेगा सेंट्रोमियर, 2 भागों में बांटेगा। दूसरा अगर बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, की बात करते हैं तो ये एल के समान रहेगा। देखिएगा दोस्तों, ये भी एल के समान है, लेकिन ये दोनों भाग बराबर है। लेकिन इसका एक भाग छोटा, एक भाग बड़ा। ये तो इसी के आधार पे सब रहेगा, इसी के आधार पे। ये मेन है, इसका गुण है, ये है गुण, क्रोमोसोम का गुण इस टाइप का रहता है। लेकिन ये जो है एक विशेष जीव जंतु में देखने को मिलता है, जो अधिकतर सब मेटासेंट्रिक गुण ही देखने को हर एक जीव जंतु में मिलेगा। हम लोग में ही सब मेटासेंट्रिक ही रहता है। तो आते हैं, सब मेटासेंट्रिक समझ गए। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। समझते हैं। एक्रोसेंट्रिक जो है सिंपल छड़ के समान रहेगा, लेकिन इसका यहाँ पे रहेगा सेंट्रिक। टॉप ऊपर छोटा सा स्थान रहेगा, लेकिन नीचे थोड़ा लंबा रहेगा, और यहाँ पे इसका रहेगा सेंट्रिक। समझिएगा। और चौथा है टेलोसेंट्रिक। इसकी आकार की अगर बात करें, ये भी छड़ के समान रहेगा, और इसका कोई
भाग नहीं रहेगा, ये सिंपल एक ही भाग में रहता है और इसका सबसे नीचे में ही सेंट्रोमियर यहाँ पे रहता है, यहीं पर इसका सेंट्रोमियर रहेगा। तो सिंपल फॉर्म है दोस्तों, अगर मेटासेंट्रिक पूछेगा तो भी के समान, अगर सब सेंट्रिक पूछेगा, सब मेटासेंट्रिक पूछेगा तो एल के समान, अगर तीसरा पूछेगा एक्रोसेंट्रिक तो समझिएगा दोस्तों आई के समान रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से सेंट्रोमियर रहेगा। और इसका तो कोई आकार नहीं रहेगा, इसका कोई दो भाग में नहीं बटा रहेगा, इसमें तो सीधे नीचे ही रहता है सेंट्रोमियर। ये 3-4 चीज हम लोगों ने समझा प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार। अब चलते हैं, इन प्रकारों को समझने का तो प्रयास कर लिए, लेकिन और कुछ विशेषताएं हैं जो समझ लेते हैं, इसको हम नहीं मिटाते हैं, इसको समझने के लिए छोड़ देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई किस टाइप की होती है, अगर हम इसको देख सकते हैं, गुणसूत्र को कैसे हम देख सकते हैं, किस अवस्था में देख सकते हैं, वो भी बात करते हैं। तो पहले इसकी मोटाई की बात करें। गुणसूत्र की मोटाई की नहीं, लंबाई की पहले समझ लेते हैं। अगर लंबाई की बात करें तो गुणसूत्र की लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक रहता है इसकी लंबाई। ये माइक्रोमीटर में रहेगा, माइक्रोमीटर इस टाइप का रहता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसको मोटाई की बात करें, इसकी मोटाई की, तो मोटाई इसका रहेगा 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक। समझे दोस्तों, ये दो चीज एग्जाम में पूछता भी है, गुणसूत्र की लंबाई कितनी होती है। तो गुणसूत्र की लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक। मोटाई की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक हो गया। अब बात करते हैं आगे। हम आप सबको बता रहे थे कि इसको किस अवस्था में हम देख सकते हैं। गुणसूत्र को देखना बहुत ही एक चैलेंजिंग चीज है दोस्तों। आप सबको जैसे कि पता होगा, हम भी गुणसूत्र को देख सकते हैं, तो हाँ, आप सभी गुणसूत्र को देख सकते हैं, लेकिन किस अवस्था में। अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों, इससे और अगर बायोलॉजी आप पढ़े होंगे तो कुछ और विशेषता है। तो बात करते हैं आगे। तो मेटासेंट्रिक, मेटाफेज, देखिए दोस्तों, एक बात पढ़े होंगे आप लोग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज, ये सब फेज जो है कोशिका विभाजन के बाद, वो कोशिका विभाजन का बात करता है। तो कोशिका विभाजन जब होना रहता है तो पहले क्या बताए थे, तो पहले आप प्रोफेज में होता है, प्रोफेज में। उसके बाद दोस्तों जब कोशिका हल्का विभाजन होने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट होने का कटने लगता है, तो उसको बोलते हैं मेटाफेज। और जब ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से जब तैयार होने के रहता है, कटने की स्थिति में हो जाता है, अब तुरंत कटने ही वाला रहता है, तो इसको बोलते हैं एनाफेज। और ये पूर्ण रूप से जब अलग हो ही जाता है, मतलब पूर्ण निर्माण, नया कोशिका का निर्माण करता है, तो उसको हम बोलते हैं टेलोफेज। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कोशिका, ये सब कोशिका ही है। लेकिन जब कोशिका की ये दो अवस्था, मेटाफेज और एनाफेज, इस स्थिति में अगर जब कोशिका विभाजन होता है, उसी टाइम हम गुणसूत्र को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहां से, और ये एग्जाम परीक्षाओं में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है।
इसलिए मैंने ये चीज को बताने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इससे नेक्स्ट हम लोग कुछ और ही देखने का प्रयास करेंगे। ये तो गुणसूत्र के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब आगे हम लोग डीएनए के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि गुणसूत्र आखिर डीएनए में कैसे जाता है, कैसे रहता है, और डीएनए का भाग कैसे है जीन। तो जीन और जीन के कारण क्यों माता पिता के गुण बच्चों में जाता है, इतना हम लोग पूरा समझने का एकदम प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और इसको उड़ाने का प्रयास करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, उड़ा के क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।